ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडिया डिस्कस कर रहे थे हम लोग। सबसे पहले हमने रेडियो वेव डिस्कस की थी, उसके बाद ट्रांसमिशन हमने डिस्कस किया था। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन दो तरीके का होता है, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। दोनों में फंडामेंटली कोई डिफरेंस नहीं है, माइक्रोवेव के थ्रू ही ये दोनों ट्रांसमिशन होते हैं। लेकिन जो आपका टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन था उसमें आपका सेंडर और आपका रिसीवर दोनों के दोनों ही जमीन पे थे, टेरेस्ट्रियल दोनों के दोनों थे। लेकिन आपके सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में जो आपका सेंडर है, जो आपका रिसीवर है, वो दोनों जमीन पे थे, लेकिन उनके बीच में सैटेलाइट आ रही थी, उसके थ्रू ये ट्रांसमिशन हो रहा था। तो ये था हमारा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तीसरा है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। ये जो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन है, इसका यूज बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके टीवी का रिमोट। जितने भी जगह आप रिमोट डिवाइसेस देखते हो, चाहे आपका टीवी का रिमोट है, चाहे आपका एसी का रिमोट है, आप रिमोट दबाते हो, आपकी टीवी में चैनल चेंज हो जाता है, या फिर वॉल्यूम आप रिमोट के थ्रू घटा या बढ़ा सकते हो। तो उसके पीछे जरूर रिमोट और टीवी आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन होता है इंफ्रारेड रेज के थ्रू। जो इंफ्रारेड रेज हैं, इनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। आपने देखा होगा अभी जो एमआई के फोन्स आ रहे हैं, उनको भी हम रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं। तो जो एमआई के फोन हैं, उनमें ऐसा क्या है कि उनको रिमोट की तरह हम यूज कर सकते हैं, बाकी फोन को यूज नहीं कर सकते हैं? इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। हाँ बिल्कुल, उनमें है इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड ट्रांसमिशन के लिए वो कैपेबल बनाए गए हैं। उनमें एक फीचर होता है जिसे आईआर ब्लास्ट कहते हैं। आईआर ब्लास्ट यानी कि इंफ्रारेड ब्लास्ट। उनके अंदर जो रिमोट के ऊपर यहाँ पे आईआर कम्युनिकेटर लगाया जाता है, वही फोन में भी अब आने लग गया है। तो आप फोन को भी रिमोट की तरह यूज कर सकते हो। तो जो भी आपके टीवी, डीवीडी या भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनको हम रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, उन सब में आईआर का ही यूज होता है, इंफ्रारेड का ही होता है। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन के जो वेव्स हैं, वो बिल्डिंग और दीवार से परे नहीं जा सकते, यानी कि जो आपकी दीवार है उसको क्रॉस नहीं कर सकती इसकी वेव्स। तभी आपकी जो टीवी है, आप ही बस उसी को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं तो आपके पड़ोसी भी आपके टीवी कंट्रोल कर रहे होते हैं। बाकी जो दो रेस थी, आपकी रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, वो दीवार के आर पार जाते हैं। एक इंफ्रारेड ही ऐसी रे है जो कि आपकी दीवार के आर पार नहीं जा सकती। कि ये हमने अभी तीनों को डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं कहाँ पे से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इनके कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तीनों के बीच में कंपैरिजन। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि पहले हम डिफरेंस कर रहे हैं ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल। ट्विस्टेड पेयर ये हमने बीच में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले लिखा है। ट्विस्टेड पेयर में आपके जो आपके अंदर आपके ये जो केबल है, इसके अंदर बहुत सारे जोड़ी तारों के होते थे और वो आपस में उलझे हुए रहते थे, उन्हें हमने ट्विस्टेड पेयर कहा। कोएक्सियल केबल किस तरीके की होती थी, किसी को याद है? किस तरीके की पढ़ी हमने? सर उसमें आपने एक इनर और एक कुछ आउटर का बताया था जिसमें दो तार होते थे। हाँ जी, इनर कंडक्टर, आउटर कंडक्टर। तो ट्विस्टेड पेयर कहाँ पे यूज होती है? सर सर जो केबल होती है, जैसे डिश की केबल हो गई, उसमें यूज होते हैं। उसमें आपकी कोएक्सियल केबल यूज होगी, जिसकी केबल। सर लैंडलाइन फोन्स में। हाँ जी बिल्कुल, लैंडलाइंस, फोन्स, ब्रॉडबैंड्स में आपके ट्विस्टेड पेयर यूज होती थी। अब यूज हो रहा है आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो ठीक है, तीनों को ही आप अपने माइंड में एक बार सोच लीजिए, फिर हम इनमें डिफरेंस देखते हैं।
ऐसा ना हो यहाँ पे हम ट्विस्टेड केबल बताएं और आपके दिमाग में चल रहा है कोएक्सियल केबल। तो सबसे पहले इनका इंस्टॉलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कितना इजी है इनको इंस्टॉल करना, कितना इजी है इनको इम्प्लीमेंट करना। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल हैं इनको इंस्टॉल करना बहुत इजी है, यानी कि आपने देखा होगा ब्रॉडबैंड वगैरह जो पहले लगते थे हम खुद भी उन्हें रिपेयर कर लेते थे। तो ट्विस्टेड पेयर को इंस्टॉल करना बहुत इजी है, कोएक्सियल केबल को इंस्टॉल करना रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसके कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी इजी है। और ऑप्टिकल फाइबर को इंस्टॉल करना और इसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए आपको वर्कर ही बुलाने पड़ते हैं। तो अगर हम देखें अगर हम इसे डिफ़िकल्टी देखें, यहाँ पे मैं डिफ़िकल्टी ले रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन में और इम्प्लीमेंटेशन में डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग अगर हम इन्हें कैटेगराइज करें तो सबसे इजी है ट्विस्टेड पेयर, यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ। दूसरे पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कोएक्सियल और 3 हो जाएगा आपका ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अब अगर हम उस केबल के पास में कोई मैग्नेट रख दें, कोई चुंबक रख दें, तो उसके अंदर के जो सिग्नल हैं उनमें फर्क आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ये जो आपके दोनों होते हैं ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल की केबल, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लो करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल हैं वो मैग्नेट से प्रभावित होते हैं। तो ये जो दोनों हैं आपके ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल, ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड होंगे। ये जो हैं ये ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं ट्विस्टेड पेयर, और कोएक्सियल केबल जो है वो थोड़ी सी कम अफेक्टेड होती है। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। दूसरे नंबर पे अफेक्टेड होंगे आपके ट्विस्टेड पेयर, और ये जो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होती आपकी ऑप्टिकल फाइबर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अगर हम इन केबल के पास में चुंबक रख दें तो इसके अंदर जो सिग्नल जा रहे हैं वो प्रभावित होंगे या नहीं होंगे। ऑप्टिकल फाइबर में प्रभावित नहीं होते, कोएक्सियल केबल में थोड़े से प्रभावित होते हैं, और ट्विस्टेड पेयर केबल में बहुत ज्यादा वो प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट है बैंड विड्थ। बैंड विड्थ का मतलब होता है जो आपका डेटा रेट है उसे ही हम बैंडविड्थ कह सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन वो माइन्यूट डिफरेंस होता है। बैंडविड्थ और डेटा रेट क्या होता है कि कितना डेटा हम भेज सकते हैं एक केबल के अंदर। जो डेटा रेट है, जो डेटा ट्रांसफर का रेट है वो कितना है। तो जो ट्विस्टेड पेयर है उसकी लो बैंडविड्थ होती है। इसका इसका मतलब है कि इससे जो डेटा ट्रांसफर होगा वो लो डेटा रेट पे होगा। डेटा रेट यानी कि किस स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो लो स्पीड से डेटा ट्रांसफर होगा। कोएक्सियल केबल की मॉडरेट बैंडविड्थ होती है और मॉडरेटली हाई डेटा रेट होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में। और सबसे ज्यादा बैंडविड्थ आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल की होती है और सबसे ज्यादा स्पीड डेटा की इसी में होती है। तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो। 2 पे आपका आ गया कोएक्सियल केबल, और 3 पे आपका आ गया ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि सबसे फास्ट आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, उसके बाद कोएक्सियल केबल होता है, उसके बाद ट्विस्टेड केबल होता है। हाँ जी। सर इसको 2G 3G 4G 5G में भी लिख सकते हैं इसमें? 2G 3G 4G वो आपका माइक्रोवेव का अलग अलग वर्जन है। उस वो जो 2G 3G 4G है उसमें भी डेटा रेट चेंज होगा, लेकिन ये आपका अभी वायर्ड कनेक्शन के ऊपर चल रहा है, गाइडेड मीडियम के ऊपर। तो जैसे उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डेटा रेट के माध्यम से, वैसे ही आपने इनको भी डिफ्रेंशिएट करना है। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया। अटेन्युएशन, अटेन्युएशन एक्सप्लेन करेगा आप में से कोई? अटेन्युएशन पढ़ा था हमने। किसी को याद नहीं है अटेन्युएशन? ठीक
ठीक है, मैं फिर से सर रिपीट कर। डिस्टेंस के साथ जो उसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाती है उसको बोलते हैं क्या? हाँ जी, वेरी गुड। डिस्टेंस के साथ जो सिग्नल लॉस होते जाते हैं उसे हम अटेन्युएशन कहते हैं। तो अटेन्युएशन को कम करने के लिए या फिर अटेन्युएशन को काउंटर करने के लिए हम कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस यूज करते हैं? राउटर, नहीं, राउटर नहीं। ब्रिज, रिपीटर। 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 जब सिग्नल लॉस हो जाता है अटेन्युएशन से तो हम रिपीटर लगाते हैं जो कि उन सिग्नल को फिर से बूस्ट अप कर देता है। तो अटेन्युएशन का मतलब है डिस्टेंस के साथ साथ सिग्नल का लॉस होना। तो जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल है उसमें बहुत हाई अटेन्युएशन होता है। हाई अटेन्युएशन का मतलब है कि बहुत ज्यादा सिग्नल लॉस होंगे जैसे जैसे हम डेटा को ज्यादा डिस्टेंस में ट्रांसफर करेंगे। कोएक्सियल केबल में लो अटेन्युएशन होता है, यानी कि बहुत कम सिग्नल लॉस होंगे अगर हम इसके थ्रू डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। तीसरा है ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसमें बहुत कम अटेन्युएशन होता है, यानी कि ना के बराबर सिग्नल लॉस होंगे जब हम इसके थ्रू डेटा को ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे कम इसमें होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे इस पे होता है और सबसे ज्यादा अटेन्युएशन इसमें होता है। ठीक है, अब आप लोग इसके अकॉर्डिंग बताइए तीनों में से हाई डिस्टेंस और डेटा ट्रांसफर के लिए सबसे बेस्ट मीडियम कौन सा है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स केबल, इसीलिए जो अभी के टाइम पे हम ऑप्टिकल फाइबर्स केबल का ही यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर के लिए। हमारे घरों में जो केबल लगी हुई है, जो कंपनी के थ्रू हमारे पास नेट आ रहा है, वो अभी ऑप्टिकल फाइबर से ही आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पे बनता है, कौन सी केबल में रिपीटर को आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा? ट्विस्टेड पेयर। में ज्यादा हाँ लॉस जी, होगा। ट्विस्टेड पेयर में क्योंकि ज्यादा सिग्नल लॉस हो रहे हैं तो आपको रिपीटर का ज्यादा यूज करना पड़ेगा। डेटा रेट मैंने आपको बता दिया किस स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। नॉइस इम्यूनिटी। नॉइस इम्यूनिटी का मतलब होता है, आपने देखा है कभी कभी जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो जो सिग्नल है, जो क्लियर हमारी स्क्रीन है, क्लियर स्क्रीन की जगह हल्का हल्का नॉइस आने लगता है, जो पिक्चर क्वालिटी है वो खराब होने लगती है, तो उसे कहते हैं नॉइस। नॉइस का मतलब होता है अनवांटेड सिग्नल। तो जो आपके ट्विस्टेड पेयर केबल हैं उनमें लो नॉइस इम्यूनिटी होती है, यानी कि जो सिग्नल है, एक होता है सिग्नल लॉस होना, दूसरा होता है सिग्नल का खराब हो जाना, यानी कि अपनी फॉर्म को चेंज कर लेना। तो ट्विस्टेड पेयर केबल की लो नॉइज इम्यूनिटी होती है, यानी कि इसके अंदर जो सिग्नल है वो बड़ी इजीली चेंज हो जाएगा। दूसरा है कोएक्सियल केबल, तो इसकी हायर नॉइस इम्यूनिटी होती है, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल से जो सिग्नल है वो चेंज होगा। और तीसरा है आपका ऑप्टिकल फाइबर, इसकी हाईएस्ट नॉइस इम्यूनिटी होती है। देखिए यहाँ पे नॉइस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉइस इम्यूनिटी, यानी कि नॉइस को रोकने की क्षमता। तो ट्विस्टेड पेयर जो आपके हैं उनकी सबसे कम क्षमता होती है नॉइस को रोकने की, यानी कि सबसे ज्यादा नॉइस आपका ट्विस्टेड पेयर में आएगा, उसके बाद कोएक्सियल केबल में आएगा, और सबसे कम नॉइस आपका ऑप्टिकल फाइबर में आएगा। अगर हम बात करें नॉइस इम्यूनिटी की तो सबसे कम नॉइस इम्यूनिटी होती है इसमें, उसके बाद कोएक्सियल केबल में, और उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर में कभी भी सिग्नल ना ही लॉस होते हैं, ना ही वो सिग्नल दूसरी फॉर्म में चेंज। आप यहाँ से जैसी पिक्चर भेजोगे, कितनी भी दूर वो डेटा जाएगा बिल्कुल सेम वैसे ही पिक्चर आएगी। ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू आप कोई पिक्चर भेजोगे, आपने अगर 10-20 किलोमीटर ट्विस्टेड पेयर के तारों से वो पिक्चर भेज दी तो वो जो पूरी पिक्चर है वो चेंज हो जाएगी। वो एक्सीएल केबल में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगी, इन दोनों के बीच का रिजल्ट वो एक्सीएल केबल में रहता है। तो ये है आपका। हाँ जी, सर जैसे कि आपने बताया ये इन तीनों के फीचर्स बताए, तो अगर ये ऑप्टिकल फाइबर है सपोज, और उसमें हम जैसा भेज रहे हैं डेटा, तो उसके यहाँ भी सेम यही केबल होना चाहिए जो बहुत डिस्टेंस में है, तो वैसा होगा, अदरवाइज नहीं?
अब मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है आपका। सर जैसे ऑप्टिकल फाइबर जैसे आप बोल रहे हैं ना हर जगह मतलब आजकल अभी यही यूज हो रहा है नेटवर्क के लिए। हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब जैसे कि नेटवर्क बहुत दूर दूर तक होते हैं ना, और अगर लॉस होता है डेटा तो उसके लिए रिपीटर का यूज किया जाता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसका स्पीड जो है काफी हाई होती है। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब यही नेटवर्क जिसे हम भेज रहे हैं जो कि हमसे काफी डिस्टेंस में है, उसके यहाँ भी यही केबल होना चाहिए तभी वो सेम डेटा उसके पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? नहीं, सेम केबल नहीं होना चाहिए। ये हम जस्ट दो कंप्यूटर के बीच की बात कर रहे हैं अभी एग्जाम्पल के लिए। बाकी हम तो इंटरनेट के थ्रू अगर हम कोई डेटा भेज रहे हैं उसके बीच में बहुत सारे मीडियम आते हैं। सबसे पहले आप अपने वाईफाई से अपनी केबल तक वो डेटा भेजा, वो केबल से फिर कंपनी के पास गया, कंपनी ने सैटेलाइट के थ्रू भेजा। तो वो तो हम जो डेटा भेजते हैं वो बहुत सारे मीडियम के थ्रू भेजते हैं। अभी हम जस्ट ये मान के चल रहे हैं कि अगर एक ही मीडियम हो, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो, कोएक्सियल केबल हो या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल हो, तब तीनों में ही अभी हम कंपेयर कर रहे हैं। एक ही मीडियम का होना जरूरी नहीं है। इंटरनेट आप कैसे यूज करते हो, बहुत सारे लोग ब्रॉडबैंड से यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वाईफाई से यूज कर रहे हैं। तो एक ही मीडियम का होना जरूरी नहीं है इंटरनेट के लिए। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉस्ट। ट्विस्टेड पेयर का कॉस्ट बहुत कम होता है, कोएक्सियल केबल मॉडरेट इनकी कॉस्ट होती है, और ऑप्टिकल फाइबर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 1, 2 और 3। नेक्स्ट है रिपीटर स्पेसिंग। तो ट्विस्टेड सर पेयर एक के, सेकंड, हाँ कुछ जी, पूछना था सर। हाँ सर जी, ऑप्टिकल फाइबर तो आजकल जैसे जो वाईफाई प्रोवाइडर होते हैं वो भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं सर? हाँ वाईफाई प्रोवाइडर आपका ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज करते हैं। ठीक है सर, थैंक पहले ब्रॉडबैंड का यूज करते थे, अब ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। यानी पहले ट्विस्टेड पेयर का यूज कर रहे थे, अब ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हैं। रिपीटर स्पेसिंग यानी कि कितने डिस्टेंस में रिपीटर लगाना पड़ेगा। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स में क्योंकि अटेन्यूएशन बहुत ज्यादा है, सिग्नल लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो हर 2 से 10 किलोमीटर में एक रिपीटर लगाना पड़ेगा ताकि सिग्नल की स्ट्रेंथ को फिर से रिगेन किया जा सके। कोएक्सियल केबल में 1 से 10 किलोमीटर में रिपीटर लगाना पड़ता है, और ऑप्टिकल फाइबर में 10 से 100 किलोमीटर के बीच में रिपीटर लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। तो इन दोनों में जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, और इसमें सिक्योरिटी आपकी होती है डेटा ट्रांसफर की। अब मैं आपको बता देता हूँ अभी तक क्वेश्चन किस किस से आए हैं, तो हो सकता है उनसे क्वेश्चन रिपीट हो जाए। आपका ये जो इंस्टॉलेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इनसे अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं। बैंडविड्थ से आपके क्वेश्चन आए हैं, अटेन्यूएशन से क्वेश्चन आए हैं, डेटा रेट से क्वेश्चन आए हैं, और नेक्स्ट है कॉस्ट से क्वेश्चन आए हैं। तो अभी तक इन्हीं चारों से क्वेश्चन आए हैं। इन्हीं चारों के बेसिस पे आपको इनको क्रम से लगाना है। नेक्स्ट है टाइप्स। टाइप्स को एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि एक बार जस्ट ये RG59 करके क्वेश्चन आ गया था कि किस कौन से टाइप का है। तो ट्विस्टेड पेयर के टाइप्स होते हैं आपके अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। कोएक्सियल केबल का टाइप है RG59, RG6। ऑप्टिकल फाइबर केबल के दो टाइप हो गए, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। तो जिस पे रेड से मैंने टिक किया है वो तो आपको जरूर से पता होना चाहिए, और कोशिश कीजिए आपको ये चीजें रटनी ना पड़े। आप अटेन्यूएशन को अगर याद रखोगे तो अटेन्यूएशन के साथ साथ आपको रिपीटर का ध्यान में आ जाएगा। बैंडविड्थ और डेटा रेट एक जैसे हैं, और कॉस्ट आपने सर याद हाँ ये जी, रिपीटर स्पेसिंग में सर आपने कोएक्सियल में आपने बोला है 1 से 10 किलोमीटर, बट लेकिन जब आपने एटेन्यूएशन बताया था तो हाँ जी, कोएक्सियल में तो सर कम होता है ना सर वो, हाँ। एज देखिए इस कंपेरिजन टू ट्विस्टेड। पे रिलेटिवली कम होगा, और ये जस्ट एक एवरेज वैल्यू लिखी हुई है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स में रिपीटर लगाने की ज्यादा जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू कोएक्सियल केबल। तो ये जस्ट एक एवरेज वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट है अब हम कंपेयर करते हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। पहले रेडियो वेव का एग्जांपल दीजिए आप लोग।
सर टाइप्स एक बार और दिखा देंगे क्या इसका? हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी ये पूरी नेटवर्किंग की पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी ठीक है, तो रेडियो वेव का एग्जांपल दीजिए ताकि एक बार याद आ जाए आपको ये। सर वो जो फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज जो होता है वो वगैरह में वही ना? हाँ वही, और उसका एग्जांपल हो गया आपका वाईफाई। वाईफाई के अलावा और एग्जांपल, 3 एग्जांपल बताए थे आपको। सब ब्लूटूथ। हाँ ब्लूटूथ तीसरा। सर हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट और वाईफाई एक ही हो गया। एक ही हो गया। हाँ जी, टीवी, जो डिश टीवी वगैरह चलते हैं वो रेडियो वेव के ऊपर ही चलते हैं, तभी तो डिश को आप किसी भी कोने में लगा लो वहां पे सिग्नल आ जाते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव का एग्जांपल दीजिए। फोन कॉल्स। फोन कॉल्स, ठीक है। इंफ्रारेड का एग्जांपल अभी हमने देखा, जो भी रिमोट वाले डिवाइसेस हैं सब में इंफ्रारेड वेव होती है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो जो आपके रेडियो वेव हैं वो ओमनी डायरेक्शनल हैं। ओमनी डायरेक्शनल क्यों है, मैंने आपको बताया था, ये सेंडर है। अगर ये रेडियो वेव भेज रहा है तो रेडियो वेव चारों डायरेक्शन में फैलती हुई जाती है। माइक्रोवेव यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि सेंडर से सीधे रिसीवर तक जाएगी। इंफ्रारेड वेव भी यूनिडायरेक्शनल होती है। तो अगर आपको ओमनी डायरेक्शनल वेव का पूछा जा रहा है क्वेश्चन में तो वो आपका रेडियो वेव होगा, बाकी दोनों की दोनों आपकी यूनिडायरेक्शनल है। पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें, पेनिट्रेशन का मतलब होता है दीवार के आर पार जा पा रही है या फिर नहीं जा पा रही है। तो अगर हम रेडियो वेव की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी पे ये दीवार के आर पार चली जाती है और हाई फ्रीक्वेंसी पे दीवार के आर पार ये नहीं जा पाती है। लेकिन हम जो रेडियो वेव यूज करते हैं, चाहे वाईफाई में यूज कर रहे हैं, चाहे टीवी के सिग्नल के लिए यूज कर रहे हैं, हम हमेशा लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव ही यूज करते हैं। तो सारे के सारे सिग्नल इसीलिए आपके दीवार के आर पार जा सकते हैं। बिल्कुल यही कंडीशन आपके माइक्रोवेव की भी है। लो फ्रीक्वेंसी में ये पेनिट्रेट कर जाती है सॉलिड ऑब्जेक्ट को, जैसे दीवार वगैरह, और हाई फ्रीक्वेंसी पे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो फोन वगैरह में भी हम जो माइक्रोवेव यूज करते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी की ही माइक्रोवेव यूज करते हैं। इसीलिए आप घर में कहीं पे भी बैठे हो, अगर बहुत ज्यादा दीवार वगैरह नहीं है तो जो सिग्नल है आपको रूम में भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रारेड, ये पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक आपकी फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव की। 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव की। और यहाँ यानी कि जहाँ पे रेडियो वेव खत्म हो रही है वहां से आपकी माइक्रोवेव स्टार्ट हो रही है, और जहाँ पे आपकी माइक्रोवेव एंड हो रही है 300 गीगाहर्ट्ज, वहां पे आपकी इंफ्रारेड वेव स्टार्ट हो रही है। 300 गीगाहर्ट्ज से 400 गीगाहर्ट्ज, ये आपकी इंफ्रारेड वेव की फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी से तो क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन वेवलेंथ से क्वेश्चन आया था। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है तो आप वेवलेंथ का क्वेश्चन कर सकते हो। कितने लोग फ्रीक्वेंसी पता होने पर वेवलेंथ का क्वेश्चन कर सकते हैं? क्वेश्चन था कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। हाँ कर सकते हैं सर, वेव्स का पता थोड़ा आइडिया है तो। हाँ जी, तो कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव। और उसके बाद माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। हाँ जी। देखिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लिख लीजिए लैम्डा, ये वेवलेंथ को इससे डिनोट करते हैं। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है म्यू से डिनोट किया जाता है। ये इटैलिक लेटर्स हैं। ये लैम्डा हो गया, LAMDA, ये म्यू हो गया। फ्रीक्वेंसी इसे एन से भी डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के।
यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उनकी वेवलेंथ कम होगी। तो अब कर सकते हो आप लोग, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है आपकी इंफ्रारेड की, उसके बाद है माइक्रोवेव की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव की। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? रेडियो वेव की। रेडियो वेव की, फिर रेडियो माइक्रो की, और फिर इंफ्रारेड वेव की। देखिए एक क्वेश्चन कभी कभी बहुत बाहर से आ जाता है पेपर वन में, आप लोगों में से जिन्होंने भी अभी तक एग्जाम दिया है, तो एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक से ऐसा रहता है क्यों कहीं बाहर से आ जाता है। तो अगर आपको पूरे 5 क्वेश्चन अगर आप किसी सब्जेक्ट के करना चाह रहे हो तो आपको उसके सारे के सारे मैक्सिमम जितना आप प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हो उतने पेपर करने हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वाइज अगर हम देखें तो सबसे कम सिक्योरिटी आपकी होती है रेडियो वेव की। इसके पीछे का रीजन बताएंगे आप लोग? हाँ जी, क्योंकि आपने बताया था कि ये ओमनी डायरेक्शन में होता है ना, तो और भी वो वेव्स को कैच कर लेते हैं और भी कर सकते हैं उसको, है ना। हाँ जी, ओमनी डायरेक्शनल होने की वजह से कोई भी कहीं भी बैठा हुआ इनको कैच कर सकता है। मीडियम सिक्योरिटी होती है आपकी माइक्रोवेव की, और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है इंफ्रारेड वेव की। इंफ्रारेड वेव की इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है कि एक कंपनी का रिमोट दूसरी कंपनी के टीवी में वर्क नहीं करता। वो इसीलिए वर्क नहीं करता है क्योंकि इंफ्रारेड वेव इतनी ज्यादा स्पेसिफिक होती है। आपका कॉल तो आपने अपने फ्रेंड को कॉल लगाया, हो सकता है कहीं दूसरी जगह वो कॉल लग जाए, लेकिन इंफ्रारेड वेव जो है वो बहुत ज्यादा सटीक, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। अब इंफ्रारेड वेव को बहुत लंबी डिस्टेंस पे यूज नहीं किया जा सकता, इसीलिए अभी माइक्रोवेव का यूज हो रहा है फोन कॉल्स वगैरह के लिए। अगर हम बात करें अटेन्युएशन का, तो अटेन्युएशन सबसे ज्यादा होता है आपके रेडियो वेव में। आपने देखा होगा हर दूसरे तीसरे दिन टीवी के सिग्नल जाते रहते हैं। माइक्रोवेव का अटेन्युएशन वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। और इंफ्रारेड का अटेन्युएशन बहुत कम होता है, क्योंकि हम छोटी डिस्टेंस पे ही इसको यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा अटेन्युएशन तो इसका हो भी नहीं सकता है। तो रेडियो वेव का सबसे ज्यादा अटेन्युएशन आपका होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लाइसेंस। तो इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ गया था, इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है इसको। जो आपकी रेडियो वेव्स हैं और जो आपकी माइक्रोवेव्स हैं, इनको यूज करने के लिए आपको गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। आपने देखा होगा जितने भी डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर हैं, जितने भी आपके डिश वाली कंपनीज हैं, चाहे एयरटेल है चाहे टाटा स्काई है, सबके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है रेडियो वेव्स को यूज करने के लिए। लेकिन इंफ्रारेड यूज करने के लिए कोई गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं चाहिए। मोस्टली जितनी भी हम टॉय कार वगैरह यूज कर रहे हैं सब में इंफ्रारेड यूज होता है। तो इंफ्रारेड यूज करने के लिए आपको गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबी डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर सकती और इनके थ्रू आप कोई बहुत गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। बाकी रेडियो वेव और माइक्रोवेव दोनों को ही यूज करने के लिए आपके पास, लंबी डिस्टेंस पे यूज करने के लिए आपके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए। यूजेस कॉस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे सस्ती होती है आपकी इंफ्रारेड, उसके बाद होती है रेडियो, और सबसे महंगी होती है आपकी माइक्रोवेव। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप लोगों को पता है रेडियो वेव और माइक्रोवेव लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पे आप यूज कर सकते हो, और अगर हम बात करें इंफ्रारेड वेव की तो इनको आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हो। तो अभी तक इनसे जो जो क्वेश्चन आए हैं मैं उनको मार्क कर देता हूँ। डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आया है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, वेव लेंथ के नाम से क्वेश्चन पूछा गया था, और गवर्नमेंट लाइसेंस पे एक बार क्वेश्चन आया था। तो ये आपके रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड हैं। कभी भी इनसे आपको स्पीड का नहीं आएगा कि कौन कौन सी सबसे फास्ट होती है, कौन सी सबसे स्लो होती है, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। सब में आप बहुत सारा डेटा एक साथ ट्रांसफर कर सकते हो। सर Next, एक बार जो सेकेंड टॉपिक है वो बताएंगे, पेनिट्रेशन सर। हाँ जी, पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि ये
पेनिट्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज के आर पार जाना। तो रेडियो वेव और माइक्रोवेव आपके दीवारों के आर पार जा सकते हैं। जो जिस फ्रिक्वेंसी का भी हम यूज कर रहे हैं वो दीवारों के आर पार जा सकते हैं। इंफ्रारेड वेव दीवारों के आर पार नहीं जा सकती है। तो ये आपका पेनिट्रेशन था जो आपको ध्यान रखना है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट है, हाँ जी, नेक्स्ट है ब्लूटूथ वर्सेस वाईफाई। तो सबसे पहले तो वाईफाई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, अभी नहीं, बहुत पहले पूछी गई थी। अब तो मुश्किल है, ना इजी क्वेश्चन आए कि इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए, लेकिन फिर भी वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। बीटी की फुल फॉर्म ब्लूटूथ आप सभी को पता है, दोनों आपके रेडियो वेव में आती हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस के क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो अगर हम इनके बीच में डिफरेंस की बात करें तो फ्रीक्वेंसी, ब्लूटूथ आपका एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज। वाईफाई आपकी 3 फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, यानी कि वाईफाई आपका 2.4 भी हो सकता है, 3.6 भी हो सकता है, 5 गीगाहर्ट्ज का भी आपका वाईफाई हो सकता है। अब सबके फोन में, जो पुराने फोन थे उनमें बस 2.4 ही होता था। अभी जो नए फोन आ रहे हैं उनमें 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कॉस्ट की अगर बात करें तो कॉस्ट लो होती है ब्लूटूथ की, यानी कि जो ब्लूटूथ को फोन में लगाने की कॉस्ट है लो है, ब्लूटूथ को यूज करने की कॉस्ट लो है। एक मिनट जस्ट, जो आपका ब्लूटूथ है उसकी कॉस्ट कम होती है और वाईफाई की कॉस्ट ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा ब्लूटूथ जो हमारे बाहर फोन होते थे, पुराने छोटे फोन होते थे, उसमें भी ब्लूटूथ लगा हुआ रहता था, लेकिन वाईफाई बस आपके स्मार्टफोन में ही लगा होता है। नेक्स्ट है आपका बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की अगर हम बात करें तो ब्लूटूथ की बैंडविड्थ कम होती है। तो बैंडविड्थ अगर इसकी कम है और वाईफाई की बैंडविड्थ आपकी ज़्यादा होती है, तो दोनों में डेटा ट्रांसफर की स्पीड किस में ज़्यादा रहेगी? वाईफाई। वाईफाई में डेटा स्पीड ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन अथॉरिटी, यानी कि जो ब्लूटूथ और वाईफाई हैं दोनों को ही स्पेसिफाइड करने वाली, दोनों का ही लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी कौन कौन सी हैं? तो अगर हम बात करें ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ का लाइसेंस देती है ब्लूटूथ एसआईजी। एसआईजी की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। और वाईफाई की जो आपकी अथॉरिटी है वो देती है WECA, जिसकी फुल फॉर्म है वायरलेस ईथरनेट कंपैटिबिलिटी अलायंस। तो ये दोनों का ही आपको नाम याद रखना है, हो सकता है इनकी फुल फॉर्म आ जाए। IEEE, इसकी आपको फुल फॉर्म नहीं आएगी, लेकिन इसका वर्जन आएगा और लिखा होगा कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये आपके वाईफाई को रिप्रेजेंट करता है। ईयर ऑफ डेवलपमेंट, वाईफाई आपका पहले डेवलप किया गया था, उसके बाद आपका ब्लूटूथ डेवलप हुआ। डिवाइसेस की बात करें तो लगभग सेम ही डिवाइसेस में दोनों चीजें लगी हुई रहती हैं। आपका जो माउस कीबोर्ड है वो ब्लूटूथ पे चलते हैं, बाकी इनको छोड़ के बाकी सभी डिवाइसेस में आपका वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों होता है। आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, सब में आपका ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों के दोनों ही होते हैं। अगर हम बात करें रेंज की, तो एक बार हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं। सिंपल वर्ड्स में ब्लूटूथ की रेंज कम होती है और वाईफाई की रेंज ज़्यादा होती है। ब्लूटूथ की रेंज होती है 5 से लेकर 30 मीटर। अब वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का ब्लूटूथ आपके फ़ोन में लगा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम रेंज होगी 30 मीटर। उसके बाद ब्लूटूथ के सिग्नल नहीं पहुंचेंगे। वाईफाई की बात करें तो वाईफाई अलग अलग टाइप का होता है।
अगर हम 802.11 BG की बात करें तो 32 मीटर्स की इसकी रेंज होती है इंडोर्स और 95 तक इसकी रेंज होती है आउटडोर। दूसरा जो वाईफाई है सबकी अलग अलग रेंज होती है। तो बस आपने ये ध्यान रखना है, रेंज पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितनी किसकी रेंज होती है, कंपैरिजन के ऊपर जस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो वाईफाई की रेंज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आपका ब्लूटूथ। पावर कंजम्पशन की बात करें कि बैटरी कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो जो आपका ब्लूटूथ है वो बहुत कम बैटरी कंज्यूम करता है और वाईफाई ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। ईज ऑफ यूज की बात करें तो ब्लूटूथ को यूज करना बहुत ज्यादा इजी है और वाईफाई को यूज करना थोड़ा रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है। ब्लूटूथ को यूज करना इतना ज्यादा इजी है कि आप जस्ट अपने माउस का जो ड्राइवर है उसको लगाते हो यूएसबी के जैक में, तो आपका माउस वर्क करना स्टार्ट कर जाता है। लेकिन वाईफाई को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको सॉफ्टवेयर को पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तब आप वाईफाई को यूज कर सकते हो। लेटेंसी लेटेंसी एक्सप्लेन करेगा आप में से कोई? ऑनलाइन गेमिंग में लेटेंसी बहुत ज्यादा हमें सुनने में आता है। लेटेंसी किसे कहते हैं हम? सर स्पीड है क्या? हाँ, स्पीड से ही रिलेशन है लेटेंसी का, लेकिन ये एमएस दिया हुआ है ना। मैं एक बार यूनिट भी बता देता हूँ आपका। एमएस का मतलब है माइक्रो सेकेंड। आप बता सकते हो लेटेंसी? सर स्पीड के साथ टाइम। स्पीड के साथ टाइम। समय में उस गेम को मतलब खेल सकें ऐसा। देखिए, थोड़ा मैं इजी वे में एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। एक डिवाइस है, इस पे आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो और आपने ब्लूटूथ या फिर वाईफाई के थ्रू दूसरे डिवाइस पे इसको स्पीकर पे इस पे कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका डिवाइस है, ये आपका स्पीकर है। तो डिवाइस पे आपने सॉन्ग प्ले किया है और स्पीकर पे आवाज आ रही है, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा उसे हम लेटेंसी कहते हैं। यानी कि आपने स्पीकर पे जब सॉन्ग प्ले किया, सॉरी डिवाइस पे सॉन्ग आपने प्ले किया और स्पीकर पे जितनी देर बाद आवाज आनी स्टार्ट हुई उसको हम लेटेंसी कहते हैं। कितनी देर बाद जो डेटा है वो पहुंच पा रहा है आपके डेस्टिनेशन तक। तो ब्लूटूथ की क्योंकि स्पीड कम होती है तो लेटेंसी ज्यादा होती है। यानी कि आप अगर कभी ऑनलाइन गेमिंग वगैरह करते हो और आपके पास ब्लूटूथ ईयरबड्स हैं, तो आपने देखा होगा कि पहले से जो एक्शन है वो गेम में हो जाता है, हमें साउंड थोड़ी सी लेट आती है। तो उसे ही हम, वो जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, कि जो आपका डिवाइस में पहले वो काम हो जा रहा है और ब्लूटूथ वाले डिवाइस में हमें थोड़ी सी देर में पता चल रहा है, उसे लेटेंसी कहते हैं। अब ये इंटरवल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 200 माइक्रो सेकेंड आपके ब्लूटूथ की लेटेंसी है और 150 माइक्रो सेकेंड आपके वाईफाई की लेटेंसी है। सर Next, उसको लैक लैक बोलते क्या? हाँ लैग भी कह सकते हो आप उसे सिंपल वर्ड्स में। ओके। हाँ, एक्यूरेटली लैग नहीं हुआ पर लैग के थ्रू ही हम उसे समझ सकते हैं, लैग के जैसे ही। नेक्स्ट है बिट रेट। तो बिट रेट ये भी आपकी स्पीड हो गई। मैंने आपको बताया था वाईफाई की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी और ब्लूटूथ की स्पीड कम होगी। तो डेटा को आपने याद नहीं रखना है, लेकिन कंपैरिजन पूरा याद होना चाहिए आपको। डेटा को आपने याद रखना है, जब हमने रेडियो वेव वगैरह में फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी वो डेटा आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका पूरा का पूरा नेटवर्किंग हो गया, नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गए। इतना आपने कवर कर लिया तो बहुत मुश्किल है कि नेटवर्किंग में इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाए। नेटवर्किंग के बाद अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेट। इंटरनेट कौन सा नेटवर्क है, कौन से नेटवर्क के टाइप में आ जाएगा आपके? सर वैन। वैन सर। हाँ, वाइड एरिया नेटवर्क। राइट। वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। हाँ जी, तो जो इंटरनेट है इसे हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं।
यहाँ पे इंटरनेशनल हो गया और नेट का मतलब नेटवर्क हो गया। इंटरनेट जो है वो सूचना तकनीक यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सबसे आधुनिक प्रणाली है और ये पूरे दुनिया के जो कंप्यूटर्स हैं उनका एक नेटवर्क है जिसमें हजारों लाखों कंप्यूटर्स या फिर सिस्टम्स एक साथ जुड़े हैं। ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया जो आपको पहले से ही पता है। अब हम बात करते हैं, अब इंटरनेट में हम जब बात करेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे क्योंकि पूरे इंटरनेट को सिस्टमेटिकली पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। थोड़ी सी एक चीज पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरी चीज पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन अभी तक रिपीट हुए हैं वो सारे के सारे। इंटरनेट जो है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। अब ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है इसे समझना जरूरी है। कभी आपने सोचा है आप जो YouTube पे वीडियो स्टोर करते हो या फिर आप जो YouTube पे वीडियो देखते हो वो कहाँ पे सेव होती है? सर्वर में। हाँ जी, सर्वर में। कौन सेव करता है उनको सर्वर में? गूगल शायद। हाँ जी, गूगल। देखिए गूगल आपका सर्च इंजन है। सर्वर हम किसे कहते हैं? सर्वर का मतलब ऐसे कंप्यूटर जो 24 घंटे इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वर। अब ये जो सर्वर होंगे ये 24 घंटे इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं, लाइव रहते हैं। अब जो क्लाइंट होगा, सर्वर यानी कि जो भी आप YouTube पे देख रहे हो, जो भी आप किसी वेबसाइट में देख रहे हो, अब उस वेबसाइट को बनाने वाला कोई भी हो, YouTube को बनाने वाला आपका गूगल है, लेकिन गूगल भी सर्वर में डेटा को स्टोर करेगा और सर्वर के थ्रू क्लाइंट यानी कि जो लोग हम यूज कर रहे हैं उन्हें क्लाइंट कहते हैं। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि जो इंटरनेट है उसमें दो एंटिटी रहेंगे, दो एलिमेंट रहेंगे। एक होंगे क्लाइंट जो कि इंटरनेट को यूज कर रहे हैं और एक होगा सर्वर जहाँ पे कि इंटरनेट की सारी जो फाइल्स है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसे हम सर्वर कहते हैं। एक आपका सर्वर हो गया, दूसरा आपका हो गया क्लाइंट। सर एक बार सर्वर का फिर से मीनिंग बताइए। हाँ जी, सर्वर मीन्स एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें कि सारी की सारी इंटरनेट की जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो स्टोर्ड है। और क्लाइंट का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर या फिर एक ऐसा फोन जो कि उन सूचनाओं को यूज कर रहा है। अब जैसे YouTube है तो YouTube में सारी की सारी वीडियो स्टोर्ड हैं। कहाँ पे स्टोर्ड हैं? सर्वर में स्टोर्ड है। आपने YouTube खोला तो अपने फोन में आप उनको देख रहे हो, तो अभी सर्वर से आपके फोन में वो वीडियोस आना स्टार्ट हो गई है। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, क्लाइंट यानी कि ऐसा कंप्यूटर या फिर ऐसा फोन जिसके थ्रू हम इंटरनेट के डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम इंटरनेट के डेटा को यूज कर रहे हैं। और सर्वर यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसके थ्रू हम इंटरनेट में डेटा को स्टोर कर रहे हैं। अब इंटरनेट का डेटा हवा में तो स्टोर होगा नहीं। जैसे YouTube है, इसमें लाखों टेराबाइट की उससे ऊपर जो ही यूनिट होती है उतना डेटा पड़ा होगा, लाखों वीडियोस हैं। अब वो हवा में तो स्टोर होंगी नहीं, वो कहाँ पे स्टोर होती हैं? सर्वर में स्टोर होती हैं। अब ये सर्वर बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिन्होंने की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई रहती है और वहाँ पे पूरा का पूरा कंप्यूटर्स रखे हुए होते हैं जिनके ऊपर इंटरनेट का ही डेटा होता है। अब एक बार आपका क्वेश्चन ये आ गया था कि जो आपका क्लाइंट है या फिर जो सर्वर है, दोनों में से किसको हर समय ऑनलाइन रहना जरूरी है? तो क्या इसका आंसर होगा और क्यों होगा? सर्वर। सर्वर क्यों होगा? उसमें क्योंकि डेटा सर डेटा स्टोर क्योंकि रहता सर है। क्लाइंट को हमेशा ऑनलाइन रहना जरूरी तो नहीं है ना, हम क्लाइंट में नहीं हूँ ऑनलाइन हर वक्त। हाँ जी बिल्कुल, क्लाइंट को जिस समय यूज करना है बस उस समय उसे ऑनलाइन रहना है। लेकिन सर्वर, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट हैं, अब आपका सर्वर अगर डाउन हो गया, हम कहते हैं ना सर्वर डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया यानी कि उन चीजों को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है।
अब इन सर्वर को बनाने वाली कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि सर्वर बनाती हैं, और जो यूट्यूब है या फिर जो गूगल है जो कि वेबसाइट है, वो इन सर्वर्स को रेंट पे लेती हैं, इसकी फैसिलिटी का यूज करती हैं और अपना डेटा इसमें डालती हैं। आप भी कोई वेबसाइट बनाओगे तो आप भी सर्वर को रेंट पे लोगे और अपना डेटा इसमें सेव कर दोगे सर्वर में। तो ये वेबसाइट्स हैं, मैं W लिख रहा हूँ, W का मतलब वेब। HTTPS जो रहता है वो भाई हाँ, HTTPS के थ्रू वो हम अभी आगे देखेंगे, वो प्रोटोकॉल है। अभी हम सर वेबसाइट ये जो होस्टिंग होती है क्या वही सर्वर है क्या? होस्टिंग भी दूसरी होती है। आप दो चीजें खरीदते हो वेबसाइट बनाते समय, होस्टिंग और दूसरा डोमेन। सर्वर। हाँ जी, सर्वर भी देते हैं सर? हाँ जी, सर्वर लेते हैं। होस्टिंग जैसे कि होस्टिंग का मतलब डोमेन नेम, और दूसरा आपका सर्वर, यानी कि जिसमें हम अपनी वेबसाइट रखेंगे। कई बार हम होस्टिंग को भी जस्ट सर्वर कह देते हैं, ठीक है। तो देखिए, जितनी भी वेबसाइट होंगी, चाहे आपका गूगल है, चाहे आपका यूट्यूब है, आप खुद की भी अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो, अपनी वेबसाइट का सारा डेटा आप शेयर करते हो सर्वर में स्टोर कर देते हो। सर्वर बड़ी बड़ी कंपनीज ने बनाए रहते हैं। अब कोई भी क्लाइंट है, उसे आपके डेटा को एक्सेस करना है, तो आपको अपने कंप्यूटर को हर समय खुला रखने की जरूरत नहीं है, आपने सर्वर को डेटा दे दिया है, तो सर्वर से वो डेटा आपके क्लाइंट के पास आ जाएगा। तो ये पूरी इंटरनेट की प्रोसेस समझ में आई, इंटरनेट कैसे वर्क करता है। सर अभी मैंने रिसेंटली एक वेबसाइट बनाई थी, तो उसमें केवल ना डोमेन लिया था मैंने और होस्टिंग ली थी बस, तो इस सर्वर का ऐसा कुछ मिला नहीं। देखिए, जो आप होस्टिंग लेते हो ना, तो होस्टिंग प्रोवाइडर ही आपको सर्वर प्रोवाइड करते हैं, और इस नाम से आपने लिया होगा, जैसे A2 होस्टिंग, होस्टिंगर, ये अभी इंडिया में होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, और ये ही इनडायरेक्टली हमें सर्वर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी, ठीक है। तो ये इंटरनेट की प्रोसेस समझ में आई सबको? किसी को ऐसा तो नहीं एक लगा? बार होस्टिंग बता दीजिए, हाँ, आवाज होस्टिंग। ब्रेक हो रही थी आपकी। ओके, अभी ठीक है वॉइस? जी सर। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है। तो होस्टिंग जो है, होस्टिंग वेबसाइट में हम डिटेल में पढ़ेंगे, होस्टिंग और डोमेन नेम आगे हम पढ़ने वाले हैं। अभी जितना मैंने आपको बताया इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ये सबको क्लियर है? अब किसी को ऐसा तो नहीं लगेगा कि इंटरनेट में कहाँ से डेटा आता है, कहाँ पे सेव होता है? नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है, तो ये इंटरनेट का बेसिक काम करने का तरीका है, इंटरनेट कैसे वर्क। इंटरनेट में डेटा जैसे यूट्यूब से आएगा ना, और हाँ सर्वर जी, में सेव होगा। ओके। हाँ, यूट्यूब जस्ट एक वेबसाइट है, हाँ और हाँ उसकी सारी की सारी चीजें सर्वर में होती हैं, ठीक है। हाँ। सर, सर्वर में डाटा कैसे आता है? सैटेलाइट के द्वारा आता है? सर्वर में डेटा जिन्होंने भी उस वेबसाइट को बनाया है, वो डेटा को भेज देते हैं सर्वर में। अब वो भेजेंगे किसी के भी थ्रू, कोई से भी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू, लेकिन वो डेटा पहुंच जाता है सर्वर में। सर्वर से वो डेटा एक्सचेंज होता जाता है यूजर के बीच में, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट थैंक यू। देखते हैं इंटरनेट का इतिहास। मैंने आपको बताया था आर्पनेट, इसको फादर ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं। ये 1969 में बनाया गया था। पहले इनिशियली इसमें 4 कंप्यूटर थे, और ये जो बनाया गया था, भले ही यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ये बनाया गया था अमेरिका में इसको बनाया गया था। और इसको बनाने का जो मेन उनका मोटो था, मेन जो लक्ष्य था, वो था शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम पे। तो शीत युद्ध के टाइम पे एक अच्छा कनेक्टिविटी चाहते थे अपने सैनिकों के लिए, तो इसीलिए उन्होंने 1969 में आर्पनेट बनाया था। उसके बाद 1973 में अमेरिका से ये इंग्लैंड और नॉर्वे तक पहुंच गया। और अभी तक ये बस मिलिट्री पर्पस के लिए यहाँ पे यूज हो रहा था। 1974 में पहली बार ये सामान्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया, और इसको टेलनेट के नाम से जाना गया। अब ये टेलनेट से भी 1-2 बार क्वेश्चन आ गए थे, तो ये आपको क्लियर रखना है कि जो आर्पनेट है यही टेलनेट हुआ,
जब इसे सामान्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया। पहले ये बस मिलिट्री फंक्शन के लिए यूज होता था। ठीक है, तो उसके बाद 1982 में नेटवर्क के लिए सामान्य नियम बनाए गए। देखिए, कोई भी गतिविधि हो रही है, अगर उस गतिविधि के लिए नियम नहीं बनाए गए तो वहां पे हौच पौच हो जाएगा। आप लोग इमेजिन कीजिए, अगर सड़क पे सभी लोग गाड़ी लेके निकल गए और कोई भी नियम नहीं है कि आपको दाएं चलना है या फिर बाएं चलना है, तो कभी भी जो ट्रैफिक है वो सही से नहीं चल पाएगा। तो किसी भी गतिविधि के लिए हमेशा नियम बनाए जाते हैं ताकि कोई गैर कानूनी काम ना कर सके, या फिर सेफ्टी वगैरह इंश्योर करने के लिए सब 1982 में नेटवर्किंग के लिए सामान्य नियम बनाए गए और इन्हीं नियमों को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो प्रोटोकॉल का मतलब हो गया जो आपके नेटवर्क हैं उनके जो लॉज हैं, कोई नेटवर्क जिन भी नियमों को फॉलो करता है, इसे हम दूसरी भाषा में कोई भी नेटवर्क जिन भाषा के ऊपर काम करता है उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो सबसे पहली जो प्रोटोकॉल बनी थी वो बनी थी टीसीपी और आईपी। टीसीपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी अगला जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटोकॉल ही है। सर ये आईपी एड्रेस, सॉरी सर, ये आईपी एड्रेस जो किसी कंप्यूटर का होता है यही आईपी है या कुछ और है या अलग? वही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ही आपको ये कंपलसरी करता है कि सबके पास एक एड्रेस होना चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल ही। ठीक है, तो अभी आगे पढ़ेंगे हम आईपी एड्रेस को इसी प्रोटोकॉल के अंदर। 1990 में जो आपका आर्पनेट था उसको समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे जो इंटरनेट को एक्सेप्ट किया गया कि आर्पनेट को अब हम इंटरनेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी इंटरनेट की शॉर्ट हिस्ट्री थी। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया ये एक तरह के कानून हैं, एक तरह के हम कह सकते हैं नियम हैं जो कि किसी नेटवर्क में फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले अभी लगभग हमारा टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम ये प्रोटोकॉल कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? सर लास्ट वाला क्या बताया 1990?